शुभ संध्या दोस्तों। आज हम लोग यूपी टीजीटी के प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत 2013 का जो है प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे पेपर पूरी व्याख्या के साथ। तो चलिए इसको बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न जो है, सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट होंगे तो देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। वोट देने का अधिकार जो होता है, वोट देने का अधिकार ये कौन सा अधिकार है? तो ये विधिक अधिकार है, ये इम्पोर्टेंट है। भारत में मत देने का एक विधिक अधिकार है या संवैधानिक अधिकार है या मौलिक अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस विषय पर निष्कर्ष स्वरूप निर्णय देते हुए कहा कि मत देने का अधिकार एक विधिक अधिकार है। तो आगे जबकि आयोग ने इसको संवैधानिक माना है। तो चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। चैप्टर वाइज प्रश्न देखेंगे। प्रभुसत्ता के एक तत्ववादी सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो ये इम्पोर्टेंट है, तो इसको ऑस्टिन महोदय ने किया था और इसकी डिटेल व्याख्या देख लेंगे। ऑस्टिन ने प्रभुसत्ता के एक तत्ववादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसके अनुसार यदि कोई निश्चित उच्च सत्ताधारी व्यक्ति जो स्वयं किसी उच्च सत्ताधारी की आज्ञा पालन का अभ्यस्त नहीं है, किसी समाज के अधिकांश भाग से अपने आदेशों का पालन कराता है, तो उस समाज में वह उच्चधारी व्यक्ति प्रभुत्व शक्ति संपन्न होता है। पूरी डिटेल व्याख्या भी चल रही है इसके साथ। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। संप्रभुता एक विशिष्टता है राज्य की। राज्य में संप्रभुता होना जरूरी है और संप्रभुता जो है राज्य का एक परम आवश्यक तत्व है। इसके अभाव में हम राज्य की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। राज्य अपने इसी लक्षण के कारण जो है आंतरिक दृष्टि से सर्वोच्च और बाह्य दृष्टि से स्वतंत्र भी होता है। लोक संप्रभुता के दर्शन को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? रूसो महोदय ने किया था इसको। और लोक प्रभुता का जो विचार लोकतंत्र का आधारभूत सिद्धांत है। इस धारणा के अनुसार अंतिम प्रभुसत्ता जनता में निहित होती है। लोक प्रभुता के विचार को मध्य युग में मार्सिलियो ऑफ पेडुआ और विलियम ऑफ ओकम आदि विचारकों ने इसको जन्म दिया था, परंतु इस धारणा का प्रमुख प्रतिपादक रूसो है। इसने सामान्य इच्छा को ही लोक प्रभुता माना है। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा राज्य की उत्पत्ति की सही व्याख्या करता है? तो ये विकासवादी सिद्धांत जो है इसकी सही व्याख्या करता है। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में दैवी सिद्धांत, शक्ति का सिद्धांत, सामाजिक समझौता का सिद्धांत, पैतृक सिद्धांत, मातृक सिद्धांत प्रमुख है, लेकिन राज्य की उत्पत्ति की व्याख्या के रूप में इनमें से किसी भी सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया गया। गार्नर के अनुसार राज्य न तो ईश्वर की दृष्टि है, न ही वह उच्च कोटि के शारीरिक बल का परिणाम है, न किसी प्रस्ताव या समझौते की कृति है। सामाजिक संविधान सिद्धांत के अनुसार राज्य एक मानवकृत संस्था है। उदारवादी परंपरा में राज्य की उत्पत्ति तथा प्रकृति के 2 सिद्धांत प्रचलित हैं, सामाजिक समझौते का सिद्धांत तथा ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत। 17वीं से 18वीं शताब्दी तक राजनीतिक विचारधारा में सामाजिक समझौते का सिद्धांत महत्वपूर्ण था। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य दैवी न होकर के मानवीय संस्था है, जिसका निर्माण प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले मनुष्यों ने मिलकर किया है, मिलकर सबके हित साधन के उद्देश्य से किया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सही है? तो लॉक ने सरकार और राज्य में विभेद किया है, यही कथन सही है। लॉक महोदय के अनुसार राज्य की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि उसे सीमित शक्तियां ही प्राप्त हैं, निरपेक्ष या असीमित सत्ता नहीं। सरकार की शक्ति पर सबसे प्रमुख सीमा प्राकृतिक कानून और प्राकृतिक अधिकारों की है, जिसके विरुद्ध राज्य के द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता। अर्थात लॉक ने सरकार और राज्य में विभेद किया है। किसने सामाजिक संविदा सिद्धांत की घटिया इतिहास, घटिया दर्शन, घटिया विधि के रूप में आलोचना की है? तो सर हेनरी मैन ने इसको किया है। और आगे का इसकी व्याख्या देख लेंगे। 17वीं और 18वीं शताब्दी में वह समझौता सिद्धांत अत्यंत लोकप्रिय रहा।
हुकर, ग्रोसियम, मिल्टन, स्पिनोजा आदि अनेक विचारकों ने इस सिद्धांत का समर्थन किया था। 19वीं सदी के राजनीतिक विचारों ने इस सिद्धांत की कड़ी आलोचना भी की थी। सर हेनरी मैन ने इस सिद्धांत की घटिया इतिहास, घटिया दर्शन और घटिया विधि कह करके आलोचना की थी। समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो रॉबर्ट ओवन के द्वारा किया गया था, जो कि वर्तमान समय का सबसे लोकप्रिय शब्द समाजवाद है। और 1827 ईस्वी में रॉबर्ट ओवन के विचारों का प्रचार करने के लिए स्थापित पत्रिका ओ नाइट कोऑपरेटिव में व्यक्तिवादी और उदारवादी विचारों के विरुद्ध भावों को प्रदर्शित करने के लिए किया गया था। उसके बाद 1835 में रॉबर्ट ओवन की अध्यक्षता में स्थापित सब राष्ट्रों के सब वर्गों के समुदाय ने समुदाय और समाजवादी शब्दों का प्रयोग किया था। निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी से संबंधित नहीं है? तो यद माध्यम। कार्ल मार्क्स का जन्म प्रसा जर्मनी में 1818 में हुआ था। उसकी मृत्यु 1883 ईस्वी लंदन में हुई थी। उसने विभिन्न सिद्धांतों को प्रतिपादित किया था, जिसमें इतिहास की भौतिकवादी या अर्थशास्त्रीय व्याख्या, संघर्ष का सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, अलगाववाद की संकल्पना। अब अगला क्वेश्चन है, उदारवाद का मूल तत्व क्या है? तो उदारवाद का मूल तत्व जो है आपका व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। उदारवाद राजनीति का वह सिद्धांत है जो सामंतवाद के पतन के बाद राजनीति को बाजार अर्थव्यवस्था के अनुरूप मोड़ देने के लिए अस्तित्व में आया था, जिसका उदारवाद का वास्तविक अर्थ है स्वतंत्रता या आज़ादी। उदारवाद के जनक के रूप में इंग्लैंड के जॉन लॉक का नाम लिया जाता है। इंग्लैंड की 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति उदारवाद विजय के रूप में याद किया जाता है। इसको रक्तहीन क्रांति भी बोलते हैं। वर्तमान में लोकसभा की बैठक के लिए क्या गणपूर्ति है? तो 55 सदस्य होना जरूरी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में लोकसभा के सीटों का उल्लेख किया गया है। मूल संविधान में लोकसभा में सीटों की संख्या 500 निश्चित की गई थी। 31वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या 545 कर दी गई थी, परंतु गोवा दमनदीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 द्वारा निश्चित किया गया कि लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। गणपूर्ति सदन की कुल संख्या का 1/10% होना चाहिए, अतः वर्तमान लोकसभा की बैठक के लिए गणपूर्ति संख्या 55 होनी चाहिए। एक राज्य जो अपने नागरिकों को अधिकतम सामाजिक सुविधाएं प्रदान करता है वो कल्याणकारी राज्य कहलाता है। भारतीय संविधान के भाग 5 में आर्टिकल 36 से 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। आयरलैंड और भारत के अतिरिक्त अन्य किसी देश में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख उसके संविधान में नहीं है। भारतीय संविधान निर्माताओं का लक्ष्य भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था, इसलिए उन्होंने नीति निर्देशक तत्वों में उन सभी आदर्शों का समावेश किया जिन्हें कार्य रूप में परिणत किया जाने के लिए एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा मूर्त रूप ले सके। यह कथन है कि स्वतंत्रता और समानता साथ साथ नहीं रह सकते हैं, ये लॉर्ड एक्टन महोदय ने कहा था। लॉर्ड एक्टन, टी टाकविले, फ्रीडमैन, परेटो का मानना है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं। स्वतंत्रता अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की शक्ति का नाम है, जैसा कि समानता जो तात्पर्य प्रत्येक प्रकार के सभी व्यक्तियों को समान समझने से है। अब नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा निम्नलिखित में से किसने की थी? किस एक पर बल देती है? तो हस्तक्षेप की अनुपस्थिति पर। नकारात्मक स्वतंत्रता प्रतिबंधों का अभाव, अर्थात यदि कोई व्यक्ति कुछ करना चाहे उसे वैसा करने से न रोका जाए। इससे ऐसा कोई संकेत नहीं मिलता है कि व्यक्ति को कुछ करना है, उससे उसमें कोई सहायता दी जाएगी। बेंथम, जे.एस. मिल, फ्रीडमैन और डी टाकविले और बर्लिन आदि विचारक इसके समर्थक थे। स्पेंसर ने नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक इसको माना जाता है। लॉक का विश्वास था कि संप्रभु जो है विद्यमान कानूनों से बंधा हुआ है। मर्यादित संप्रभुता के सिद्धांत का जन्मदाता जॉन लॉक को माना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार संप्रभुता सर्वोच्च सत्ता नहीं है। लॉक के अनुसार जनता तथा
सरकार एक दूसरे को संतुलित करती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारतीय विचारक द्वारा प्रतिपादित राज्य के 27 सिद्धांतों में राज्य के 7 अंगों में से नहीं है, उसको ये बताना है। तो ये पुरोहित वाला नहीं है आपका राज्य के 57 सिद्धांत कौटिल्य ने दिया था इसको। इससे पूर्व मनुस्मृति में भी आचार्य मनु ने 57 सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इस सिद्धांत में राज्य को 7 तत्वों से निर्मित माना गया है। स्वामी, अमात्य, मित्र, कोष, सेना, दुर्ग और पुर होते हैं, जिसमें से पुरोहित आपका नहीं होता है। गांधी जी की आत्मकथा का शीर्षक जो था वो सत्य के साथ मेरा प्रयोग था ये, और गांधी जी की आत्मकथा है जो उनके जीवन के संघर्षों को उन्होंने लिपिबद्ध किया है, सफलताओं को लिपिबद्ध किया है। हाब्स के लेवियाथन में प्रयुक्त कॉमनवेल्थ शब्द का अर्थ जो होता है समाज, राज्य, सरकार, राज्य एवं सरकार के लिए सामूहिक नाम के रूप में उसने प्रयोग किया है। तो हाब्स के अनुसार प्राकृतिक नियम होने के बावजूद एक शक्ति संपन्न संस्था के अभाव के नियमों के पालन तथा अधिकारों का उपयोग मनुष्य स्वेच्छा से किया करता था। इसी कारण लोगों ने राज्य संस्था की कमी महसूस की थी। इस कमी को दूर करने के लिए लोगों ने सामाजिक समझौता किया और राज्य का कॉमनवेल्थ का निर्माण किया। अब कौन आत्मरक्षा का अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है? तो ये हाब्स महोदय मानते हैं। हाब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी, निर्मम था। उसका जीवन एकाकी, दीनहीन, घृणित, पाशविक और क्षणभंगुर था। प्रत्येक मनुष्य एक दूसरे से भय था प्रत्येक मनुष्य को। उसका मानना था कि अराजकता की अवस्था में ही प्राकृतिक कानून और आत्मरक्षा के नियम जैसी व्यवस्था चरितार्थ थी। अम्बेडकर ने सामाजिक और राजनीतिक दर्शन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो ये सामाजिक न्याय। अम्बेडकर ने हिंदू वर्ण व्यवस्था का विस्तृत विश्लेषण करने के बाद छुआछूत अस्पृश्यता की प्रथा में निहित अन्याय पर प्रकाश डाला और हिंदू धर्म के भीतर सवर्ण हिंदुओं और निम्न जातियों के बीच समानता का आंदोलन भी चलाया था, जिसमें मिलजुल कर पूजा पर्व मनाया और सम्मिलित भोज में शामिल भी हुए थे। कौटिल्य का मंडल सिद्धांत जो है ये किससे संबंधित है ये बताना है। तो विदेश नीति से संबंधित है। कौटिल्य ने अपने मंडल सिद्धांत में राज्यों के समूह या मंडल को विद्यमान राज्यों द्वारा एक दूसरे के प्रति व्यवहार में लाई जाने वाली नीति का वर्णन किया है। इस सिद्धांत में मंडल केंद्र ऐसा राज्य है जहाँ जो पड़ोसी राज्यों को जीतकर अपने राज्य में मिलाने के लिए प्रयत्नशील है। निम्नलिखित में से मार्क्स अनुसार कौन ऐतिहासिक परिवर्तन का प्रमुख कारक है? तो ये वर्ग है। कार्ल मार्क्स जो 1818 में इनका जन्म हुआ था, 1883 में मृत्यु हुई थी, 19वीं शताब्दी का एक युगांतकारी विचारक था। इसने अपनी प्रसिद्ध रचना कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में 1848 में स्पष्ट रूप से कहा है कि अब तक के समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का रहा है और मार्क्स वर्ग संघर्ष को सामाजिक प्रगति का एक महत्वपूर्ण साधन भी मानता है। इनमें से कौन सी पुस्तक तिलक ने नहीं लिखी है? तो हिंद स्वराज नहीं लिखी है, बाकी द ओरियन, गीता रहस्य, आर्कटिक होम इन द वेजाज लिखा है। हिंद स्वराज नामक पुस्तक भारतीय स्वशासन नामक रचना भारतीय स्वशासन के नाम से भी इसको जाना जाता है। महात्मा गांधी ने 1869 से 1948 ने अपनी इस पुस्तक की रचना 1909 में लंदन से दक्षिण अफ्रीका की अपनी यात्रा के दौरान किया था। 1910 में इस पुस्तक की बिक्री पर ब्रिटिश सरकार ने रोक लगा दी थी। गांधी ने इस पुस्तक की रचना अपनी मातृभाषा गुजराती में की थी, हिंदू स्वराज की। तो प्रन्यास सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। गांधी जी ने ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसका तात्पर्य धनी व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं से अधिक जमीन, जायदाद, कारखाने, विविध प्रकार की संपत्तियों का अपने को स्वानी न समझे, अपितु इसे समाज की अमानत या धरोहर माने। इसका उपयोग अपने लाभ के लिए नहीं, समाज के कल्याण के लिए करना चाहिए उसको। द्विसदनवाद निम्नलिखित शासन प्रणालियों में किस में एक अनिवार्य विशिष्टता है? तो संघात्मक व्यवस्था में। संघात्मक सरकार उसे कहा जाता है जहाँ संविधान के द्वारा शक्ति केंद्र और राज्यों में बटी होती है। द्विसदनात्मक व संघात्मक व्यवस्था की शासन प्रणालियों की अनिवार्य व्यवस्था है।
अध्यात्मक साधन का सैद्धांतिक आधार जो है शक्तियों का पृथक्करण है। अध्यात्मक शासन का सैद्धांतिक आधार शक्तियों का पृथक्करण है। अध्यात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका सर्वथा पृथक रहते हैं और कार्यपालिका का प्रधान व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली संसदीय प्रणाली की अपेक्षा अधिक कुशल होती है, क्योंकि कार्यपालिका व्यवस्थापिका से स्वतंत्र होने के कारण अपने कार्यों को स्वतंत्रतापूर्वक कार्यान्वित करती है। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। सरकार द्वारा व्यवस्थित वर्गीकरण सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था अरस्तु द्वारा। अरस्तु ने सरकार के 3 अंग नीति, आधार, प्रशासकीय और न्यायिक का निरूपण किया। ये अंग चाहे भले ही आधुनिक अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बिल्कुल अनुरूप न हो, परंतु उनके समान ही थे। अरस्तु ने प्रत्येक अंग के निर्माण कार्य क्षेत्र शक्ति का अलग अलग वर्णन भी किया था और बीज रूप में आधुनिक सरकार की आकृति अंकित की है। भारतीय संविधान की दार्शनिक आधार भूमि क्या है? तो ये प्रस्तावना है। संविधान और राजनीतिक व्यवस्था के दार्शनिक आधार तत्वों से अभिप्राय उन आदर्शों से जिसमें भारतीय संविधान अभिप्रेरित हुआ तथा उन नीतियों से जिन पर यह संविधान शासन प्रणाली आधारित है। भारतीय शासन व्यवस्था के उन आधार तत्वों का वर्णन संविधान की प्रस्तावना में किया गया है, जो अंतिम रूप से संविधान द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुई थी। कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? तो ये संघीय शब्द नहीं है, बाकी न्याय, व्यक्ति की गरिमा और बंधुत्व है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संघीय शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। 1942 संविधान संशोधन द्वारा 1976 के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता जैसे शब्दों को जोड़ा गया। भारतीय संविधान को निम्नलिखित में से कौन अनुसूची राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है? तो चौथी अनुसूची है। चौथी अनुसूची के तहत भारत के सभी 28 राज्य हैं और 2 संघ राज्य दिल्ली और पांडिचेरी के राज्यसभा से प्राप्त प्रतिनिधित्व का वर्णन है। उल्लेखनीय है कि राज्यसभा में कुल 245 सीटों में से 233 सीटें विभिन्न राज्यों को आवंटित हैं। केंद्र और राज्यों के मध्य विवादों के अंतर्गत प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 131 में प्रारंभिक अधिकार तक के संबंधित उपबंध किए गए। इसके तहत उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित मामलों की सुनवाई कर सकता है। संघ तथा एक या अधिक राज्यों के मध्य विवाद होता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य विवाद, ऐसे विवाद जिसमें संघ तथा एक या अधिक राज्य दूसरी तरफ हो। निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन संवैधानिक सरकार की प्रकृति को ठीक प्रकार स्पष्ट करता है? तो ये उपयुक्त सभी हैं। सीमित शासन, व्यक्तियों की स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा, व्यक्तियों के अधिकार की सुरक्षा। संवैधानिक सरकार का आशय ऐसी सरकार से होता है जिसका संचालन किसी व्यक्ति विशेष की इच्छा अनुसार न होकर संवैधानिक नियमों के अनुसार होता है। ऐसी सरकार सदैव अपने नागरिकों के कुशल क्षेम के लिए तत्पर रहती है। भारत एक गणराज्य है, क्योंकि भारत में राज्याध्यक्ष या राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, इसलिए यह गणराज्य है। भारत एक गणराज्य है, इसके तात्पर्य है कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होता है, न कि वंशानुगत होता है। गणराज्य के सभी नागरिक समान होते हैं, अतः वह किसी लोक पद हेतु निर्वाचित हो सकते हैं। इंग्लैंड में लोकतंत्र के साथ साथ राजतंत्र को भी अपनाया गया है, न कि गणतंत्र को। निम्नलिखित में से किस रीट का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? तो ये परमादेश हो जाएगा। परमादेश का शाब्दिक अर्थ हम आदेश देते हैं। इसके तहत न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति, लोक प्राधिकारी, अधीनस्थ न्यायालय, सरकार, निगम को उसके विधिक, सांविधिक या लोक कर्तव्यों को करने या अवैध रूप से न करने का आदेश दिया जाता है। उच्चतम न्यायालय ने आर्टिकल 32 और के तहत तथा उच्च न्यायालय आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी करती है। निम्नलिखित में से किस अधिकार का वर्णन डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के हृदय और आत्मा के रूप में किया है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारतीय संविधान जहां अपने नागरिकों को विशद रूप से मूल अधिकार प्रदान करता है, उसे प्रवर्तित करने के लिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी प्रदान करता है। आर्टिकल 32 के तहत उपबंधित संवैधानिक उपचारों का अधिकार एक अत्यंत मूल अधिकार है।
और इसकी महत्ता को रेखांकित करते हुए भीमराव अम्बेडकर ने इसे भारतीय संविधान के हृदय और आत्मा भी कहा है। संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राजनीति के निर्देशक तत्वों को न्यायालय में नहीं लाया सकता? तो आर्टिकल 37 में कहा गया है कि उसके भाग 4 में दिए गए उपबंधों को किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया सकता। फिर भी इसमें दिए हुए तत्व देश के शासन के मूलभूत है और विधि निर्माण में इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य हो गया। भारत में न्यायालय तत्वों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मौलिक शिक्षा की शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा प्राथमिक शिक्षा को मुफ्त और अनिवार्य बनाते हुए इसे मौलिक अधिकार का दर्जा दे दिया गया। और आर्टिकल 21 फर्स्ट के अनुसार सरकार द्वारा निर्धारित 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगी। संशोधन द्वारा संविधान के आर्टिकल 45 को संशोधित किया गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को प्राथमिक बाल सुरक्षा शिक्षा उपलब्ध कराने का उल्लेख था। निम्नलिखित में से कौन एक नीति राज्य के नीति तत्वों का सम्मिलित नहीं है? तो धर्म को अबाध रूप से मानने, श्रवण करने और प्रचार की स्वतंत्रता ये नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत। तो भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत आर्टिकल 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। इसमें आर्टिकल 39 के में समान न्याय निःशुल्क विधि सहायता, आर्टिकल 43 में कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी, आर्टिकल 40 के में वनों तथा वन्य जीवों की रक्षा का उल्लेख, धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण, प्रचार करने की स्वतंत्रता का उल्लेख आर्टिकल 25 में किया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग नहीं लेता है? ये इम्पोर्टेंट है, बताना है आपको। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो है ये कौन भाग नहीं लेता है, इसको देख लेंगे। तो आर्टिकल 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है ऐसे निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा जिसमें संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य होंगे। और 77वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पांडिचेरी संघ शासित राज्यों की विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचित सदस्यों को भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया जाएगा। जो नॉमिनेट कैंडिडेट होंगे वो इसमें नहीं शामिल होंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को सूचना का अधिकार दिया गया है? तो आर्टिकल 78 में जो है यह प्रावधान किया गया है कि प्रधानमंत्री निर्देशों पर राष्ट्रपति को देगा, जैसे मंत्रिपरिषद के निर्णय, संघ के कार्यपाल कलाप के प्रशासन संबंधी विधान विषयक प्रधान संबंधी जो भी जानकारी हो। यह कौन निश्चित करता है कि कोई विधेयक मत विधेयक है अथवा नहीं? तो लोकसभा का स्पीकर निश्चित करता है। संविधान के आर्टिकल 110 के तहत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार जो है कोई विधेयक धन विधेयक या वित्त विधेयक है, इसका निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, जबकि सामान्य विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। धन विधेयक को परिभाषित किया गया आर्टिकल 110 में। और धन विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया साधारण विधेयक से अलग है। और अनुच्छेद 109 में धन विधेयक को राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है, उसमें बताया गया इसे केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था लोक शिकायतों से संबंधित नहीं है? तो योजना आयोग है। अभी इसकी जगह पर नीति आयोग ने ले लिया है। तो निम्नलिखित में से किस मुकदमे में भारत उच्च न्यायालय ने संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1978 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने 24वें संविधान संशोधन को वैध घोषित किया था। और संविधान संशोधन आर्टिकल 13 के संशोधन को ठीक नहीं माना, क्योंकि न्यायालय का मानना था कि इससे संविधान का आधारभूत ढांचा प्रभावित होगा। इस प्रकार न्यायालय ने संविधान को आधारभूत ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। भारत के उपराष्ट्रपति को कौन पदच्युत कर सकता है? राज्यसभा और लोकसभा दोनों। आर्टिकल 67 में बताया गया है कि भारत के उपराष्ट्रपति कार्यकाल के बारे में उपबंध किया गया, जिसके अनुसार इसका कार्यकाल 5 वर्ष होगा, लेकिन राज्यसभा अपने तत्कालीन समस्त सदस्यों से बहुमत से उसे पदच्युत करने का प्रस्ताव पारित कर सकती है।
लोकसभा उसे स्वीकार कर ले तो राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देना पड़ता है। यदि सदन का 17वां सत्र हो गया हो, उसे आहूत करने के लिए कौन अधिकृत होगा? तो राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति संसद का अधिवेशन बुलाने और समाप्ति करने की घोषणा का अधिकार है। संसद के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र के प्रथम बैठक के मध्य 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होगा। बस सदनों या किसी सदन का सत्रावसान कर सकता है और लोकसभा उसे नियत अवधि से पहले भंग कर सकता है। आर्टिकल 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति को संसद के सत्रावसान और भंग करने का अधिकार है। राज्यसभा के विशिष्ट ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव संपन्न कुछ सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। निम्नलिखित में से ये उपयुक्त सभी साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा से सभी होते हैं। आर्टिकल 18 में कहा गया है कि राज्यसभा की सीटों का उल्लेख किया गया। इसमें राष्ट्रपति 12 व्यक्तियों को नियुक्त करता था जो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा से विशेष अनुभव रखते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रियों की संख्या लोकसभा में की कुल संख्या का 15% किया गया? तो 91वां संविधान संशोधन द्वारा 2003 में जो किया गया था। इसके तहत राजनीतिक दल एक दल से दूसरे दल में बदल जाने की प्रक्रिया प्रतिबंध लगा दिया गया और इसमें केंद्र और राज्य के मंत्रिपरिषद के आकार को निम्न सदस्यों की संख्या के आधार पर 15% करने की व्यवस्था की गई। इसमें दल बदल करने वाले सदस्यों को लाभ का राजनीतिक प्रदान करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। निम्नलिखित में से कौन एक मुख्यमंत्री का राज्यपाल के प्रति कर्तव्य नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका अपने दल की नीतियों के बारे में सूचित करना। मुख्यमंत्री का राज्यपाल के प्रति कुछ संवैधानिक कर्तव्य, लेकिन अपने दल की नीतियों के बारे में सूचना देने का कोई प्रावधान नहीं। किसी प्रांत के राज्यपाल को कुछ चिन्हित मामलों में विवेकाधिकार है। आर्टिकल 163 फर्स्ट में कहा गया है कि जिन बातों के संबंध में संविधान या उसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह बातों को विवेकानुसार स्वीकार करे, उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को अपने अन्य सभी कृत्यों के निर्वहन में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होता है। इससे स्पष्ट है कि राज्यपाल को स्वविवेकी शक्तियां प्रदान की गई, जिसका प्रयोग वह मंत्रिपरिषद के परामर्श के बिना नहीं कर सकता है। राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है। राजनीतिक दल विधान पालिका और संविधान द्वारा लोकतंत्र की प्राथमिक और अनिवार्य सत्य शासन में जनभागीदारी, राजनीतिक क्रियाशीलता, प्रतिनिधि साधन प्रणालियों में राजनीतिक प्रतिनिधित्व अनेक पद्धतियों, प्रणालियों, संस्थाओं द्वारा संपादित किए से राजनीतिक दल, विधानमंडल, संविधान, निर्वाचन प्रणालियाँ। ग्राम पंचायत अपने सभी कार्यों के लिए जो है ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी है। 73वें संविधान संशोधन 1992 के पारित होने के बाद ये शुरू किया गया और इसमें भाग 9 को पुनः स्थापित करके 16 नए अनुच्छेद और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। संविधान की 12वीं अनुसूची किसके कार्यों के लिए? तो नगर पालिका के कार्यों से संबंधित है। 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और इसमें 18 विषय प्रदान किए गए थे। निर्वाचन के बाद सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है 2 वर्ष बाद। तो ये 2 वर्ष बाद हो सकता है। अभी उसको समाप्त कर दिया गया कि कौन सा राजनीतिक दल का आवश्यक तत्व है? तो ये हो जाएगा विदेशों द्वारा मान्यता प्राप्त। ये नहीं होगा, बाकी जो है होना चाहिए। आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुआ था और इसको माना जाता है कि इंग्लैंड से ही माना जाता है। तो आगे देखेंगे विविध वाले में कौन से क्वेश्चन होंगे। संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग 1994 से कार्यशील नहीं है? तो प्रन्यास परिषद जो है शामिल नहीं है। और आगे राष्ट्र दैविक आदर्श के व्यक्ति और उसका रहस्य उद्घाटन है। तो ये अरविंद महोदय ने कहा है। किसको भारत में शांति का अग्रदूत कहा गया? तो बाल गंगाधर तिलक को कहा गया था। और एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं बल्कि अराजकता का शासन है, जेलीनेक ने कहा था। 1936 में किसने कहा गांधीवाद जैसी कोई चीज नहीं है? तो महात्मा गांधी ने ही कहा था इसको और किसी ने नहीं कहा था। उन्होंने कहा था गांधी मर सकता है पर गांधीवाद नहीं मर सकता है। लास्ट क्वेश्चन है जो इसमें बताना है बेमेल है। तो ये नेहरू वाला बेमेल है। बाकी तिलक, बिपिन चंद्र पाल, गोखले, वरोजी, जयप्रकाश लोहिया ये क्रांतिकारी विचारधारा के रखने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही।